Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. हाँ, आई नो हम थोड़े से लेट हैं, थोड़े नहीं, थोड़े से ज़्यादा लेट हैं, बट आज आखिरी सेशन है और जब तक नेक्स्ट सीटेट आएगा होपफुली मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन में वापस आ चुकी होंगी, थोड़ी बेटर हेल्थ के साथ, बेटर वेल रेस्टेड होंगी, क्योंकि मैं रेस्ट पे बहुत फोकस कर रही हूँ आजकल. बट एग्ज़ाम है तो उतना तो करना ही पड़ेगा जितना हम मिल रहे हैं. चलिए खैर आते हैं वापस इसी बात पर और समझते हैं कि ये लास्ट मॉक टेस्ट है आपका, है ना? सही है आवाज़? लास्ट मॉक टेस्ट है, लास्ट क्लास है अगर मैं कहूँ टेक्निकली. वैसे तो अभी हम 9 बजे मिलेंगे, लेकिन उसमें हम चर्चा करेंगे उस सेशन में कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे आपकी 50-60 नंबर की जो गलतियां कर देते हैं कई बार आप पेपर अटेम्प्ट करते हुए, उनसे कैसे डील करेंगे. सभी को गुड इवनिंग भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना पेशेंस दिखाते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कहानी क्या है. और 30 क्वेश्चन होंगे, नए क्वेश्चन होंगे, लगभग सभी टॉपिक्स आपके कवर्ड हैं. 30 क्वेश्चन मतलब जैसा पेपर आता है उसी तरह का पैटर्न बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, है ना? और थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस भी हैं. उसका रीजन है कि आप कितना पढ़ने की स्पीड आपकी डेवलप हुई है. बहुत ज्यादा ना तो मायूस होना है, ना मतलब दिल दुखा है मगर टूटा तो नहीं है. उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं. ये मतलब ये मेरे को मायूसी से यही याद आता है दिमाग में, इतना इंस्टाग्राम देख लिया ना पिछले कुछ टाइम में. तो कुल मिला के बात यह है कि मायूस नहीं होना है. अगर आपको नंबर कम आ रहे हैं आज के टेस्ट में 30 में से, तो ये नहीं सोचना कि पेपर में इतने ही आएंगे, है ना? एग्जाम इससे आसान ही मिलेगा. ये थोड़ा सा लेंदी है, जिनको ये आसान लगे इसका मतलब ठीक जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा. आप ये मानो कि आपकी एक प्रैक्टिस हो रही है, सारे टॉपिक्स रिवाइज हो रहे हैं. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी फिर और समझेंगे. मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देती हूँ ताकि आप लोग, क्योंकि क्वेश्चंस आज लेंदी हैं काफ़ी सारे. चलिए स्टार्ट करें. ये लास्ट मॉक टेस्ट है. ऑल द बेस्ट आप सभी को. शाम को 9 बजे वाली क्लास ज़रूर देख लेना, है ना? और पेपर को एक्साइटमेंट के साथ देने जाना है, क्योंकि अब जितनी तैयारी होनी थी हो गई है. आप अपना दिमाग साथ लेके जाना है आपको और पेपर अटेम्प्ट करना है. लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहेंगे जैसे जैसे आते जाएंगे, और होपफुली आप लोग जो है ऐसे ही जुड़ते रहेंगे और हम लोग ऐसे ही सीखते सिखाते रहेंगे, मज़ा आता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. टेलीग्राम चैनल पे टॉप 100 क्वेश्चंस वाले जो पीडीएफ है वो डलवा दी है, तो वो आप चेक कर सकते हैं. डर लगना एकदम लाजमी है ना? वो राहत इंदौरी का शेर है ना शायद, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए. तो अभी जंग वाली स्थिति ही है पेपर को, यही मान लो. तो ऐसे प्यार मोहब्बत में भी लोगों को डर लगता है, पेपर से पहले भी डर लगना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है. डर लगना लाजमी है, नॉर्मल है, ठीक है? उसको बहुत ज़्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है. देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 और जवाब दीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाहता है कवि, फटाफट से बताइएगा. द टीचर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एंड एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट. देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड, यानी टीचर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. टीचर्स को एक तो फैसिलिटेटर होना चाहिए, ये आपको पता ही है. पूरा कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है, रचनावाद कहता है कि टीचर को क्या होना चाहिए, शिक्षक को क्या होना चाहिए, सुविधा दाता होना चाहिए. और सुविधा दाता हो यानी सुविधा प्रोवाइड करें, एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट करें, सपोर्टिव एनवायरमेंट हो, कॉन्ड्यूसिव हो, एम्पैथेटिक यानी समानुभूति हो, यानी खुद को दूसरे के शूज में, खुद को दूसरे की जगह पे रख करके देख पाने की क्षमता टीचर में होना बहुत 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 जरूरी है. ठीक. इसके अलावा अगर हम बात करें टीचर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, ये 4 ऑप्शन हैं, फटाफट से देखेंगे. सभी के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक अधिगम डिजाइन यूडीएल का उपयोग करना, कोलैबोरेटिंग यानी यूजिंग यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यूडीएल टू एंश्योर एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल, कोलैबोरेटिंग विद पेरेंट्स, स्पेशल एजुकेटर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, यानी कोलैबोरेट अगर करना पड़े शिक्षकों के साथ, स्पेशल एजुकेटर्स के साथ. भाई हर तरह का बच्चा है आपके. इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब है एजुकेशन फॉर ऑल, जहां डिसेबिलिटी वाला बच्चा भी है, जहां नॉर्मल बच्चा भी है, जहां गिफ्टेड बच्चा भी है, यानी नॉर्मल से मेरा मतलब यहाँ एवरेज है. ठीक. तो एनकरेजिंग अ ग्रोथ माइंडसेट अमॉन्ग स्टूडेंट्स टू रिड्यूस स्टिग्मा एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस, यानी आप क्या करेंगे, ग्रोथ माइंडसेट को एनकरेज करना, कि बच्चे को बढ़ावा देना कि वो सीख सकता है, इस चीज को बढ़ावा देना. और जो स्टिग्मा है, अलग अलग तरह के विचारधारा है, रूढ़ियां हैं, उनको साइड करना. स्टेक होल्डर में आपका प्रिंसिपल से लेके जो भी लोग स्कूल में इन्वॉल्व हैं, तो ये सभी बातें सही हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये इंक्लूसिव हैं. यूडीएल इंपॉर्टेंट होता है. आपका आईईपी भी एक चीज है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, जो हम पॉजिटिव मानते हैं किसके लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, यानी हर बच्चे को हम एक साथ सिखा पाए. ठीक है बात. तो ये एक बेसिक बात है. यूडीएल मतलब यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, अलग अलग लेवल पे हर एक बच्चे के लिए इस तरह से डिजाइन हो लर्निंग कि सभी बच्चे सीख पाए. बात सही है या नहीं है? सही है. चलें आगे बढ़ जाएं, जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है.
चलिए, कल जिनका एग्जाम है वो पेपर भेज देंगे कल आते ही, उस पर हम चर्चा करेंगे। सीडीपी तो एटलीस्ट भेज ही देना है 30 क्वेश्चंस आपको, ताकि बाकी लोगों की भी मदद हो जाए। उसके बाद आंसर की मैं तुरंत बना दूंगी, और अपनी आंसर की एक्यूरेट ही रहती है हमेशा, ईश्वर की कृपा से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हेरिडिटी रेफर्स टू द जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग while the environment includes all external factors that influence development. Which of the following statements highlights the interplay between heredity and environment in child development? बेसिकली आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी जो है वो आप अपने फोर फादर्स से, आपके पेरेंट्स से जो भी आपने जीन्स को एक्वायर किया है, आनुवांशिक संचरण को संदर्भित करती है, जबकि पर्यावरण में विकास को प्रभावित करने वाले सभी बाहरी कारक शामिल होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स कह लीजिए, या हम कहेंगे कि जेनेटिक फैक्टर्स हेरिडिटी हैं, और जो वातावरण में आपका जल, वायु और जो पोषण वगैरह है, टीचिंग मेथड्स हैं, वो सब एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया को उजागर करता है? हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है उसके बारे में कौन सी बात हो रही है, कौन से ऑप्शन में? हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? सिंपल बात हमसे यही पूछी गई है। तो पहला ऑप्शन है, हेरिडिटी डिटरमाइंस अ चाइल्ड्स पोटेंशियल व्हाइल द एनवायरमेंट प्लेज नो रोल इन शेपिंग देयर एबिलिटीज। देखिए, एक तरफ नहीं झुकना है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं है, सिर्फ हेरिडिटी का रोल है, ये कहना गलत होगा। ठीक है जी। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट वर्क इंडिपेंडेंटली विद नो इंटरेक्शन टू इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। यानी दोनों ही हेरिडिटी और एनवायरमेंट सेपरेटली काम करते हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं है। नहीं भाई, दोनों मिलकर के काम करते हैं। आपकी हेरिडिटी और आपका एनवायरमेंट साथ में मिलकर के एक प्रोडक्ट है। विकास जो है, डेवलपमेंट क्या है? गुणनफल है वृद्धि उसका, हेरिडिटी आनुवंशिकता और वातावरण का। जब आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आपका जो जेनेटिक मेकअप है, जो इंटेलिजेंस का लेवल आपको मिला है आपकी हेरिडिटी से, और जो एनवायरमेंट में आपको जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, दोनों मिलकर के आपकी लर्निंग होगी। यानी इंटरेक्शन दोनों का है डेवलपमेंट में। थर्ड ऑप्शन है, अ चाइल्ड्स इंटेलिजेंस इज सोली डिटरमाइंड बाय देयर जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैव मिनिमल इन्फ्लुएंस। देखिए, एक तरफ नहीं झुक सकते हम, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। फोर्थ ऑप्शन बचता है, हेरिडिटी प्रोवाइड्स द जेनेटिक ब्लूप्रिंट व्हाइल द एनवायरमेंट शेप्स, मॉडिफाइज एंड नर्चर्स दिस पोटेंशियल इनटू एक्चुअल एबिलिटीज। ये बात एकदम सही है। आनुवंशिकता खाका प्रदान करती है, जबकि पर्यावरण इस क्षमता को वास्तविक क्षमताओं में आकार देता है या संशोधित करता है और पोषित करता है। मान लीजिए हेरिडिटी से आपको स्पोर्ट्स की एबिलिटी मिली है ना। विराट कोहली के मान लो बच्चों को क्या है, हेरिडेटरी क्षमता है कि वो स्पोर्ट्स में बेहतर कर सकते हैं, फिजिकल एबिलिटी उनकी बेहतर होगी, स्ट्रांग होगी। ये बात हम मान सकते हैं जनरल तौर पे कि हेरिडेटरी क्षमता मिलेगी। वहीं अगर एनवायरमेंट अच्छा मिलता है ना, तो एनवायरमेंट क्या करता है? शेप करता है। मान लीजिए ट्रेनिंग ही नहीं मिलेगी तो क्षमता क्या करेगी? ब्लूप्रिंट क्या करेगा? और ब्लूप्रिंट नहीं होगा, क्षमता ही नहीं होगी, तो ट्रेनिंग क्या करेगी? तो दोनों महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर के हेरिडिटी को हम मानते हैं कि हेरिडिटी रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देती है। जैसे आपको एक मकान बनाना हो तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ईंट, रोड़ी, बदरपुर, जो भी हम कहेंगे, यानी कॉन्क्रीट मटेरियल चाहिए होगा, सीमेंट, वॉटएवर। तो ऐसे ही हेरिडिटी भी कॉन्क्रीट मटेरियल है, एक रॉ मटेरियल है जो आपके डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी प्रदान करती है, आपके विकास के लिए रॉ मटेरियल दे देती है, ब्लूप्रिंट एक खाका दे देती है। उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं? आप बिल्डिंग बना सकते हैं। एनवायरमेंट अगर अच्छा होगा, फिर आप पानी यूज अच्छा कर रहे हैं, यानी टीचिंग मेथड्स, न्यूट्रिशन, जो भी एनवायरमेंट है, इमोशनल एनवायरमेंट, हर तरह का एनवायरमेंट अगर बेहतर है तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो हेरिडिटी है वो क्या करती है? लिमिट तय कर देती है, हायर लिमिट और लोअर लिमिट। एनवायरमेंट यानी हायर लिमिट और लोअर लिमिट हेरिडिटी आपकी तय कर देती है। लोअर और हायर लिमिट मतलब आईक्यू क्या है, आप कितना ऊपर जाएंगे उसकी हायर लिमिट, और कितना नीचे, मतलब आईक्यू मान लीजिए, इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं जो हेरिडिटी से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और अगर हम बात करें आपकी, तो एक लोअर लिमिट सेट हो गई और एक हायर लिमिट। या हाइट को लेके भी अगर हम बात करें तो हेरिडेटरी है बहुत हद तक। तो एनवायरमेंट कितना भी अच्छा दोगे तो जरूरी नहीं हर व्यक्ति 6 फीट का ही हो जाए, उसमें हेरिडिटी का काफी रोल है। वो हायर लिमिट और लोअर लिमिट तय की हुई है हेरिडिटी ने। ठीक, तो एक तो ये चीज है। तो ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देती है, एक बेसिक खाका या ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर देती है आपकी हेरिडिटी। रॉ मटेरियल के साथ साथ हम क्या कहेंगे, एक ब्लूप्रिंट यानी एक खाका दे देगी, ब्लूप्रिंट। और क्या हो सकता है भाई? हाउ फार वी कैन गो, संभावना दे देगी कि अगर एनवायरमेंट मिलता है तो हाउ फार वी कैन गो। वी विल नहीं होगा, 100% कोई नहीं बता सकता कि कितना दूर जाएंगे आप। वो एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों पर निर्भर करेगा। देखिए, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट दोनों का ही गुणनफल है। डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, ऐसा हम मानते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है डेवलपमेंट। विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण का
गुणनफल है। किसी क्षेत्र में हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, किसी में एनवायरमेंट। जैसे आंखों का रंग जो है वो टोटली हेरिडिटी से निर्धारित होगा और हेरिडिटी को स्टैटिक या फिक्स मानते हैं। वहीं एनवायरमेंट डायनेमिक है, यानी परिवर्तनशील है। आज आप शहर में रहते हैं, कल आप गांव चले जाइए। आज आप नॉन वेज खाते हैं, कल आप छोड़ करके वेजिटेरियन बन जाइए। ये क्या होगा? डायनेमिक है। एनवायरमेंट आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हेरिडिटी फिक्स्ड है। आप अपनी आंखों का रंग नहीं चेंज कर सकते। आप अपना आईक्यू दुकान पे जाकर के नहीं बदल देंगे, वो सेम रहेगा, ठीक है ना बात। तो ये एक बेसिक सी बात है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं